हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करेंगे रेनाल्ड डिजीज के बारे में कि रेनाल्ड डिजीज होता क्या है, इसके कॉजेज क्या है, इसके इनमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है, क्या हम डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट में क्या क्या करते हैं, इन सभी के बारे में बात करूंगा और साथ में कॉम्प्लिकेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, जेनेटिक्स हो, पैथोलॉजी हो और जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है उन सभी का आपको लेक्चर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। एवं हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर है वो प्रैक्टिकली वो स्टूडेंट के द्वारा करवाया हुआ भी और खुद से मैं करके बताया हूं लेक्चर के साथ में। तो प्लीज आप उन सभी को जरूर जाकर देखें, एक बार विजिट करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं अब यहां बिना देर किए रेनाल्ड डिजीज के बारे में। इंट्रोडक्शन में जानते हैं रेनाल्ड डिजीज होता क्या है। तो रेनाल्ड डिजीज को सिंपली बोल सकते हैं कि नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाना, नैरो हो जाना वैसोस्पाज्म के कारण से। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेनाल्ड देखने को मिलता है। मेनली जो हमारे फिंगर, टिप ऑफ ईयर, नोज, ये सभी अफेक्टेड देखने को मिलते हैं। बेसिकली इन द रेयर केस में जो आर्टरीज है वो भी अफेक्टेड देखने को मिलता है। तो ज्यादातर हमें फिंगर में या ज्यादातर देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देर के अब स्टार्ट करते हैं रेनाल्ड डिजीज के बारे में कि रेनाल्ड डिजीज कहते किसको है। तो बोला गया इट इज आल्सो कॉल्ड सिंड्रोम फेनोमेना व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वैसोस्पाज्म व्हिच इज नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। मैंने क्या बोला कि जो ये रेनाल्ड डिजीज है इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। सबसे पहला या तो इसको सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, फेनोमेना भी बोल सकते हैं, और इसको ये क्या चीज इसमें हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो ये है वैसोस्पाज्म देखने को लिए मिलता है, जिसके कारण से क्या होता है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, यानी उसके अंदर जितना स्पेस है वो क्या हो जाता है और कम जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, नैरोइंग होना बोलते हैं। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है, जैसे कि हम लोग सिंड्रोम में जानते थे कि डिफरेंट जो डिजीज है अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम लोग क्या बोलते थे, सिंड्रोम बोलते थे। तो कैसे तीनों तो सेम नहीं हो सकता। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि हम डिजीज किसे बोलते हैं, फेनोमेना किसको बोलेंगे और सिंड्रोम किसे बोलेंगे। तो इन सभी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं रेनाल्ड डिजीज के बारे में। बोला गया अकर्स ऑन इट्स ओन एंड इज नॉट कनेक्टेड विथ डिजीज और कंडीशन। बोला गया कि ये जो रेनाल्ड डिजीज है इसमें कोई भी डिजीज के कंडीशन से नहीं होगा या फिर कोई और कंडीशन है जिसके कारण से यह नहीं होता है। दिस आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रेनाल्ड सिंड्रोम। इसी चीज को हम लोग प्राइमरी रेनाल्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। सेकंड बात करते हैं रेनाल्ड फेनोमेना के बारे में। occurs due to underlying condition, medication or lifestyle factor. This is called secondary renal disease. बोला गया कि अगर किसके कारण से, कोई मेडिकेशन के कारण से, कोई कंडीशन डिजीज कंडीशन हो या फिर कोई और अदर कंडीशन के कारण से, अब या फिर लाइफ स्टाइल के फैक्टर के कारण से अगर जब अफेक्ट कर होता है, जो देखने को मिलता है नैरोइंग देखने को मिलता है ब्लड वेसल्स में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनाल्ड फेनोमेना बोलते हैं या फिर इसी को सेकेंडरी रेनाल्ड डिजीज के नाम से रेनाल्ड डिजीज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं थर्ड नंबर इज अ सिंड्रोम। अगर बोथ आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अगर देखने को मिले या फिर दोनों में से कोई एक भी देखने को मिले, उसी को क्या बोल देंगे, रेनाल्ड सिंड्रोम बोलेंगे। यानी इसमें क्या होगा, रेनाल्ड डिजीज वाले भी होगा, इसमें कोई भी डिजीज कंडीशन इस के कारण से भी नहीं होगा। एंड जो फेनोमेना में क्या था, कोई डिजीज फैक्टर, लाइफस्टाइल, ये सभी के कारण से। तो इनमें से कोई भी आपको चीज अगर बहुत डिफरेंट चीज अगर आपको देखने को मिल रहा है, देन उसको क्या बोलेंगे, रेनाल्ड सिंड्रोम बोलते हैं। क्योंकि हम लोग सिंड्रोम किसको बोलते थे, एक ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। बहुत सारे अगर साइन एंड सिम्टम्स देखने को लिए मिल रहा है या फिर बहुत सारे अलग अलग डिजीज भी देखने को मिल रहा है,
उसी को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। तो यहां तक फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा कि रोनाल्ड डिजीज कहेंगे किसको, सिंड्रोम किसे बोलेंगे और फिनोमेना किसे बोलेंगे, यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करें, मैं कमेंट का ऑलवेज मैं रिप्लाई देता हूं और आपको जो भी क्वेश्चन है उसे आप हमसे पूछे, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं उसी को मैं सॉल्व करके मैं बताता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे मेन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में किसमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला कलर चेंजिंग देखने को मिलेगा, फीलिंग कोल्ड और नंब देखने को मिलेगा, सेकंड फीलिंग वार्म एंड टिंगलिंग और थ्रॉम्बिंग देखने को मिलेगा, फिर स्किन अल्सर या फिर गैंग्रीन, ये सभी देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं इन सभी के बारे में एक एक करके। सबसे पहला बात करते हैं कि चेंज इन कलर क्यों हुआ, कि एज ब्लड फ्लो स्टॉप और देन रिटर्न अ स्क्रीन कलर में बी व्हाइट टू ब्लू एंड ब्लू टू रेड। बोला गया कि अगर क्या होता है कलर चेंजिंग कब होगा, कि जब जैसे कि क्या होता है नैरोइंग हो रहा था ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स नैरोइंग होने के कारण ब्लड सही से नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण से अगर ब्लड का फ्लो स्टॉप हो गया तो यह व्हाइट कलर से कैसा कलर में हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा, जिसको लोग पेल कलर में बोलते हैं, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है, तो जिसके कारण से ब्लूइश हो जाते हैं। फिर से क्या होगा, अगर ब्लड जिस ऑर्गन्स में, जैसे कि ये पार्ट है, ठीक, अगर ये पार्ट में मानो कि अभी के लिए ब्लड आना स्टॉप हो गया, तो जिसके कारण से कैसा हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। फिर जैसे ही ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका फिर से कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से कलर चेंजिंग देखने को मिलता है। सेकंड बात करते हैं फीलिंग कोल्ड और नम, कि दिस हैपन व्हेन फिंगर और अदर पार्ट इज नॉट रिसीविंग ऑक्सीजन। बोला क्या कि जो पार्ट्स है अफेक्टेड है रेनाल्ड डिजीज से, वो पार्ट क्या कर रहा है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो जिसके कारण से वह जो पार्ट है वो क्या करेगा, फॉलन अस्लीप। उसको अगर आप टच करेगा तो कैसा लगेगा, कोल्ड ठंडापन देखने को लगेगा, और नम लगेगा कि थोड़ा आलस आलस टाइप का, मतलब नॉर्मली नम दिखेगा, मुलायम लगेगा। तो ये किसके कारण से हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण से हो रहा है, ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पा रहा, जिसके कारण से यह देखने को मिलता है। बात करते हैं फीलिंग वार्म, टिंगलिंग और थ्रोम्बिंग। जब वार्म कब होगा, कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं दिस हैपन एज ब्लड फ्लो रिटर्न इन अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, कि जो भी अफेक्टेड पार्ट्स थे उसमें अगर ब्लड फिर से रिटर्निंग फ्लो करने लगे, तो जिसके कारण से क्या देखने को मिलेगा, वार्म यानी गर्म। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, वार्म होता है, तो जिसके कारण से टिंगलिंग वगैरह, थ्रॉम्बिंग वगैरह, ये सभी आपको सिम्टम्स देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। लास्ट बात करते हैं स्किन अल्सर एंड गैंग्रीन के बारे में। अगर लंबे टाइम तक लॉन्गर और मोर फ्रीक्वेंट अटैक may lead to painful sore on fingertip. This sore can take a while to heal. Relay lack of oxygen to tissue may leads to tissue dead या फिर उसको गैंग। बोला गया कि अगर लंबे टाइम तक बार बार रेनाल्ड डिजीज का अगर अटैक आ रहा है, तो जिसके कारण से जो फिंगर का जो टिप है वहां पे क्या हो जाएगा, सोर बन जाएगा, घाव की तरह हो जाएगा। जो सोर है अगर सही टाइम पे हील नहीं हो पाया, रिले हो गया, अगर देर हो गया, तो जिसके कारण से क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा तो पहुंचना कम हो रहा है, तो जिसके कारण से अगर ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगा, तो जिसके कारण से वहां का जो टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे डेड करना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहां पे क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, गैंग्रीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये सभी फ्रेंड्स मेन साइन एंड सिम्टम्स थे, जिसके बारे में कॉजेस के बारे में और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो इसके कॉजेस क्या होते हैं, अननोन होते हैं। सिंपल बात करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर में ज्यादा रहने या फिर ज्यादा यूज ये सब करने के कारण से, स्ट्रेस लेने के भी कारण से होता है। स्ट्रेस लेने के कारण से क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, हमारे जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो कंट्रोल करता है। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण से आप में यह देखने को मिलेगा,
क्या होगा कि जब स्ट्रेसेस वगैरह आप जब लेंगे तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा, जिसके कारण से जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड था उसका भी वर्क और फंक्शन में इम्प्रॉपर देखने को मिलेगा। बात करते हैं स्मोकिंग इंजरी के कारण से, जो मैंने डिजीज कंडीशन वगैरह बताया था, जिसके कारण से सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि बीटा ब्लॉकर वगैरह यूज कर रहा है, जिसके कारण से केमिकल्स एक्सपोजर वगैरह ले रहा हो, इन सभी के कारण से रेनाल्ड डिजीज होने के चांसेस होते हैं। बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि सबसे पहले ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कोल्ड या फिर ट्रिगर फैक्टर, कोई भी या तो कोल्ड के कारण से या फिर कोई ट्रिगर अदर फैक्टर ले लो, डिजीज कंडीशन ले लो, जिसके कारण से वैसोस्पाज्म हो गया हो, ठीक, जिसके कारण से क्या होगा, कहां पे हुआ हो, या तो स्मॉल आर्टरीज में ऑफ फिंगर या फिर टोज में या फिर ब्लड वेसल्स में भी मान सकते हो वैसोस्पाज्म हुआ हो, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाएगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो जिसके कारण से लेस ब्लड होने के कारण जो O2 सप्लाई है वो भी कैसा होगा, लेस होगा। लेकिन ड्यूरिंग वार्म यानी जब फिर से यहाँ पे ब्लड जब आना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ड्यूरिंग वार्म आप आर्टरी क्या होगा, डायलेट करेंगे, ठीक, इंक्रीज ब्लड फ्लो कॉज इंक्रीज O2 सप्लाई। जैसे कि यहाँ पे क्या था, ब्लड फ्लो कम था जिसके कारण से ऑक्सीजन कम आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे O2 सप्लाई इंक्रीज, ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज कर गया, जिसके कारण से O2 सप्लाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण से कलर चेंजिंग देखने को मिलेगा। जो ब्राइट कलर जो मैंने बताया था कि रेड से ब्लू और फिर रेड से व्हाइट, व्हाइट से ब्लू, इस तरह से लगातार चलते रहते हैं। फिर बात करते हैं ये जो कलर है चेंज होने के कारण से फिर क्या, जो अफेक्टेड एरिया होंगे वो भी वार्म हो जाएंगे और थ्रोम्बिंग पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अफेक्टेड एरिया है वहां पर भी ब्लड पहुंचना स्टार्ट कर दिया, तो जिसके कारण से और वहां पे थ्रोम्बिक पेन शो करेगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी अगर इस तरह से बार बार होते रहेगा तो जिसके कारण से क्या बना देता है, शोर बना देता है, स्कार बना देता है। अगर वो जल्दी से हील नहीं हुआ, डिले हुआ और ऑक्सीजन की मात्रा या फिर ब्लड फ्लो सही से नहीं पहुंच पाया, तो जिसके कारण से क्या होता है, वहां के टिश्यूज वगैरह डेड करने लगते हैं और जिसके कारण से क्या हो जाता है, गैंग्रीन वगैरह ये सब होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में मैंने पीछे भी बात की थी। अब हम बात करते हैं मेन जो बात होता है ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग सबसे पहला करवाते हैं ANA टेस्ट करवाते हैं, जिसका नाम है एंटी न्यूक्लियर टेस्ट, यानी ऑटो इम्यून डिजीज को पता करने के लिए हम लोग ANA टेस्ट करवाते हैं। सेकंड CBC, थर्ड ESR टेस्ट करवाते हैं कि इन्फ्लामेशन कितना है, वो सभी को करने के लिए हम लोग ESR टेस्ट करवाते हैं, या फिर इन्फेक्शन वगैरह को भी देखने के लिए करवाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, गैंग्रीन और अल्सर ऑन द फिंगर टिप, जो फिंगर टिप पर जो अल्सर और गैंग्रीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको देखकर हम यह पता करते हैं कि रेनाल्ड डिजीज कब से है, कितना दिन हुआ है, या फिर रेनाल्ड डिजीज है या कोई और डिजीज है, इसको पता करने के लिए हम लोग इतना डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करवाते हैं। बात करते हैं मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में। हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं जिसमें एम्लोडोपाइन होता है, वैसोडाइलेटर में एंटीजी जिसको नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से जानते हैं, एंटीप्लेटलेट एजेंट एस्पिरिन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग सिंपैथोटोमी करते हैं, यानी सर्जरी के द्वारा डिवीजन करते हैं, जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होता है उसको कट करके डिवाइड करते हैं, नर्व सर्जरी करते हैं। और बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में, तो पर्सन को स्मोकिंग करने के लिए नहीं बोलेंगे, पर्सन को मसाज करने बोलेंगे, उनके हैंड और फिट्स में मसाज करने के लिए बोलेंगे, वो उनको बोलेंगे कि जो स्वेट्स है वो अपने बॉडी पे ही कूल ना करे, उनको ठंडा ना होने दे, उनको पोंछ ले। ये सभी डिफरेंट प्रकार के एडवाइस देंगे, ज्यादा कूल भी ना रहें, ज्यादा हॉट चीज भी ना यूज करें। तो ये सभी चीज उनको हम लोग क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, स्मोकिंग से दूर रखेंगे। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें आगे के लिए प्रेरित करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग 2.0।